सत्य जय भीम। मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। दीक्षा भूमि परिसर में हम हैं और दीक्षा भूमि के अंदर कई स्टॉल ऐसे हैं जहां पर किताबें देखने को मिल रही है, तो कहीं पर अलग अलग संगठन के लोग भी नजर आ रहे हैं। ये तमाम संगठन समाज के अंदर किसी न किसी उद्देश्य को लेकर काम करते हैं, लेकिन सबसे अचरज की बात हमें ये तब लगी जब हमने देखा कि यहाँ पर प्रजापति गौतमी एजुकेशन फाउंडेशन करके यह एक स्टॉल नजर आया और आपको हम दिखाएंगे तमाम चीजें, तस्वीरें भी है, आप जो है पीछे देख सकते हैं। तो प्रजापति गौतमी जो है ये तथागत गौतम बुद्ध की या फिर सिद्धार्थ की हम कह सकते हैं, तो सिद्धार्थ की ये माताजी भी कहिए या मौसी कहिए, जिन्होंने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तो उनके नाम से ये संगठन है। और इसका जो टैगलाइन है स्त्रीत्व से मनुष्यत्व की तरफ, ये भी एक टैगलाइन बड़ी खास लगी और बहुत स्पेशल लगी है। तो इसीलिए हम जानना चाह रहे थे, हमें भी कुतूहल लगा कि एक्चुअली यह संगठन किस लिए काम करता है और किस प्रकार से समाज को प्रजापति गौतमी से जो रूबरू आप करवा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि आपका नाम क्या है, क्योंकि मैंने आपका नाम भी नहीं पूछा था। कोई बात नहीं, मैं भिक्खुनी विजया मैत्रेय हूँ और हाँ, आप फाउंडर है इस संगठन के? यस, महाप्रजापति गौतमी एजुकेशनल फाउंडेशन के हम फाउंडर हैं और मेरे साथ में और एक भिक्खुनी हैं, भंते सुनीति भिक्खुनी। हम दोनों डायरेक्टर हैं और 1.5 साल हो चुका है इस संस्था को रजिस्टर्ड किए हुए। वैसे पहले भी हम लोग भिक्खुनी संघ के लिए काम करते रहे हैं, लेकिन संस्था के तहत अभी इन 1.5-2 साल में हम लोग एक अलग मिशन को लेके चल रहे हैं कि हमने देखा समाज में जहाँ भी हम जाते हैं तो लोग कहते थे कि भारत में भिक्खुनियाँ नहीं हैं। हाँ, भिक्षुनी संघ जो है उसकी संख्या काफ़ी कम लगती है। हाँ, एक तो भिक्खुनियाँ नहीं है ये बोलते थे और दूसरी बात ये कि महाप्रजापति गौतमी के बारे में भी कोई नहीं जानता था। बहुत सारे लोगों को संघमित्रा का नाम पता था कि हाँ, भिक्खुनी संघमित्रा भारत में हुई है, सम्राट अशोक की बेटी थी और उन्होंने श्रीलंका में जाकर भिक्खुनी संघ का निर्माण किया है, लेकिन महाप्रजापति के नाम पर किसी को कोई नॉलेज नहीं था। तो हमें ऐसा लगा कि जिसने भिक्खुनी संघ की स्थापना की, एक स्ट्रगल किया, 500 महिलाओं को लेकर वो पैदल चली कपिल वस्तु से वैशाली तक, बुद्ध के पास में गई और उन्होंने कहा कि हमें संघ के रूप में मान्यता दी जाए। तो उस स्ट्रगल का कहीं कोई ऐतिहासिक नामो निशान नहीं मिलता है, उनका नाम कहीं जानबूझकर ख़त्म किया गया है। तो हमें ऐसा लग रहा था कि ये नाम जन जन तक पहुँचे, जिसने इसका शुरुआत किया है ना, एक स्ट्रगल किया है, उसको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। अभी जो भी भिक्खुनी बन रहे हैं या सामनेरी बन रहे हैं, उन्होंने इस नाम को दुनिया तक पहुंचाने के लिए उतना कुछ करते हुए नहीं दिखा है। हालांकि उन्होंने अपने विहारों के नाम रखे होंगे, लेकिन उनके कार्यों को नहीं पहुंचाया है। तो उनके कार्यों को भी पहुंचाना था और उनके नाम को भी, तौर पर समाज के अंदर वो अभी तक प्रस्तुत नहीं हो पाई। हाँ, तो और ये भी हमने देखा कि महाप्रजापति गौतमी के बारे में जो अन्य लोग हैं जैसे भिक्खु वगैरह हैं, तो ये उन्हें सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं। ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि महाप्रजापति ने जब भिक्खुनी बनने की इच्छा जाहिर की तो बुद्धा ने मना कर दिया था। तो उनको उस दृष्टि से नहीं देखा जाता, उनको लगता है कि वो नहीं चाहते थे और इन्होंने संघ बनाया तो वो सम्मान के काबिल नहीं है। तो हमारा 3 मकसद रहा कि एक तो महाप्रजापति गौतमी का नाम जन जन तक पहुँचे, उनके कार्यों का लेखा जोखा लोगों को पता चले और लोग उनको सम्मान की नज़र से देखें। ये मेन कारण होने की वजह से हमने इस फाउंडेशन का नाम महाप्रजापति रखा। लेकिन उसमें हमने एजुकेशनल वर्ड जो जोड़ा है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम समझते हैं कि बुद्धा ने जो धम्म दिया है वो एक एजुकेशन सिस्टम है। उन्होंने नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया है, उसको अदरवाइज लेते हैं, शिक्षा के अलावा अगर कुछ और दृष्टिकोण से लेते हैं तो वो धर्म की कैटेगरी में चला जाता है। जैसा कि बाबा साहब ने धर्म और धम्म में अंतर बताया,
और बुद्धा ने अपने शिक्षाओं को प्रसारित करने के लिए संघ का निर्माण किया था। तो हम ये चाहते हैं कि महाप्रजापति गौतमी एजुकेशनल फाउंडेशन के माध्यम से बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार हो, इसलिए वहाँ पर हमने ये एजुकेशनल वर्ड लिया है। तो इस संगठन के माध्यम से कहो तो क्या भिक्षुणी संघ का जो है एक्सपांशन हो रहा है, इसमें बढ़ोतरी हो रही है? क्या महिलाएं जो है वो स्वयं होकर ऐसे सामने आ रही हैं कि आने वाले समय में इस धम्म का प्रचार हो और बुद्धा के जो विचार है वो पुनर्स्थापित हो सके? तो ऐसा कुछ पहल आपकी तरफ से? बिल्कुल, हमारे कुछ प्रोग्राम इसके तहत हुए हैं। हमने 3-4 ऐसे भिक्खुनियों के ट्रेनिंग प्रोग्राम किए हैं। हमारे साथ में जो सामनेरिया या भिक्खुनियाँ हैं, लगभग 40 के करीब तो भी सामनेरी और भिक्खुनियाँ इस प्रशिक्षण का भाग बनी है। अलग अलग जगह पर हुए हैं प्रशिक्षण, नागपुर में हुआ है, आगरा में हुआ है। तो वो प्रशिक्षित हो रही है इस बैनर के तले और उनका अच्छा प्रतिसाद भी हमको मिल रहा है और जो उपासक उपासिकाएं हैं उन्हें भी ये कार्य अच्छा लग रहा है। इसके अलावा हाल ही में हमने भिक्खुनी संघा डे बड़े पैमाने पर यहीं दीक्षा भूमि में कुम्हारे हॉल में मनाया, जिसमें कि 100 भिक्खुनियों ने शिरकत किया और उपासक उपासिकाएं पूरे भारतवर्ष से 300 के करीब आए। इस तरह से फेसबुक पर देखे तो 400 के करीब लोग उसमें उपस्थित थे और ये पहली बार ऐसा हुआ कि लोगों को पता चला कि भिक्खुनी संघा दिवस भी कोई सेलिब्रेशन होता है और इसमें ये वो दिन है जिस दिन महाप्रजापति गौतमी ने संघ की स्थापना की थी। इस भिक्षुणी संघ को लेकर समाज के अंदर जिस प्रकार से आप काम कर रही है तो कई कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ता होगा, तो कैसे दिक्कतें आपको आ रही है? दिक्कतें तो बहुत है। जैसे कि पहली बात तो ये कि भिक्खु संघ भी और कई लोग ऐसा मानते हैं ना कि अभी भिक्खुनियों की श्रृंखला ख़त्म हो गई है, इनकी उपसंपदा नहीं हो सकती, इसलिए ये केवल सामनेरी तो हो सकती है, अनागारिका हो सकती है, लेकिन भिक्खुनी नहीं हो सकती है। तो जब हमने ये पहल की है, भिक्खुनी उपसंपदा की हमने पहल की है, हमने बोला कि यदि भिक्खुगण साथ नहीं देते हैं तो हमारी जो मोस्ट सीनियर भिक्खुनियाँ हैं जो महाथेरी हो चुकी है उन्हीं से हम उपसंपदा का कार्यक्रम करेंगे। हमारे कई उपसंपदा के कार्यक्रम 2009 से होते रहे हैं और अभी हाल ही में 2021 में 21 सामनेरियाँ भिक्खुनियाँ बनी नागपुर के कन्हा नदी के तट पर। तो बहुत बार ऐसा हमें अनुभव आया कि हमारे उपसंपदा के कार्यक्रम के खिलाफ में लॉबिंग हुई है और भिक्खुओं को रोका गया है उसमें आने से। जो धम्म जो है वो इक्वालिटी बताता है, सेल्फ रिस्पेक्ट बता रहा है, उसके बाद भी आपको ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ये भी शोकांतिका है। और आज 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। एक और आपका जो टैगलाइन है कि स्त्रीत्व से लेकर तो मनुष्यत्व की ओर, इसका जो इजाद आपने किया है, क्या सोचकर, क्या कल्पना रही आपकी इस बात की? ये कल्पना मेरी नहीं तो ये बुद्धा की कल्पना है कि बुद्ध ने जब संघ का निर्माण किया तो उन्होंने स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव नहीं किया। यहाँ तक कि आप देख सकते हैं कि दोनों का ड्रेस कोड सेम है। दूर से आप देखेंगे तो आप नहीं पहचान पाएंगे कि ये स्त्री है या पुरुष है ना। देखने वाले को लगता है कि कोई भंते हैं या कोई भिक्खु है। जब तक कि आप हमारी आवाज़ नहीं सुनेंगे आपको नहीं पहचान में आता है। और उनका भी ऐसा सोच रहा होगा उस समय कि एक बार ये यहाँ पर स्कूल में आ जाते हैं तो ये जो स्त्रीत्व और पुरुषत्व है इससे ये उभर जाएं और एक मानव बनकर काम करे, सबको मानवता की दृष्टि से देखे और मानवता का प्रचार प्रसार करे। लेकिन जब आदमी स्त्रीत्व और पुरुषत्व में उलझा रहता है तो उसमें कुछ लिमिटेशंस आ जाते हैं। स्त्री अगर स्त्रीत्व में रहेगी तो उसका सोचने का नज़रिया एक अलग हो जाता है, लेकिन जब वो मानवता की ओर अग्रसर होती है तो फिर वो खुद भी किसी में भेदभाव नहीं करेगी, वो सभी को एक नज़र से देखेगी। जैसे कि हमारे पास में बहुत सारे लड़के लोग भी आते हैं और बोलते हैं कि भंते जी आप केवल लड़कियों के ही शिविर लेते हैं, हमारे क्यों नहीं लेते हैं। तब हमें ऐसा लगता है कि सही बात है, अगर कोई हमसे पढ़ना चाहता है तो हम उनको क्यों ना पढ़ाएं। हम क्यों बोले कि केवल आप लड़के हैं इसलिए हमसे ना पढ़े।
लेकिन अन्य जो लोगों का नज़रिया देखने का कि ये स्त्री है इसलिए ये इनको नहीं पढ़ा सकती, इन्होंने केवल लड़कियों को ही पढ़ाना चाहिए, ये हमें सही नहीं लगता है। तो हम भिक्खुनियों को भी और लोगों को भी ये दिखाना चाहते हैं कि इस पद पर जब आते हैं तो सामने लड़का हो या लड़की, हमारे लिए सब समान होना चाहिए, हमारा सोच का दायरा बढ़ना चाहिए। पानी लेना। तो आज के तारीख में जो है, जब बुद्धा ने 2500 साल पहले इक्वालिटी को अपना बेस बनाया, इक्वालिटी को अपना आधार बनाकर जो आंदोलन शुरू किया था, तो आज भी 21वीं सदी में बाबा साहब अम्बेडकर कहो, महात्मा ज्योतिराव फुले कहो या छत्रपति शाहू महाराज कहो, इनके आंदोलन के बाद भी कई दिक्कतों का सामना करते हुए आज जो महिलाएं हैं वो अपने अस्तित्व के साथ साथ मनुष्यत्व की लड़ाई लड़ते हुए हमें नजर आ रहे हैं। और एक वो भिक्षुणी संघ में नजर आ रहे हैं। देखिए, आपको फेमिनिस्ट आपने देखा होगा, कई महिलाएं फेमिनिज्म को लेकर बात करती है, लेकिन ये हाँ हम जिनसे बात कर रहे हैं वो भिक्षु संघ है। और भिक्षु संघ की नायिका हमारे साथ है, भिक्षुणी संघ की नायिका हमारे साथ है। और वो लगातार जो है समाज के अंदर भिक्खुनी संघ में किस प्रकार से बढ़ोतरी हो और किस प्रकार से समाज को नई पहल के लिए नई महिलाएं आगे आकर इस सद्धम के कार्य को पूर्ण करें, इसके लिए लगातार प्रयास रहता है। मैं अंत में चाहूंगी कि माता जी, आप हमारी तमाम भिक्षुनी, आप तमाम हमारी उन महिलाओं को जो हम उम्र है, हमारी तरह है, जो युवा है, उन्हें क्या संदेश देगी आज के इस धम्म क्रांति के मौके पर? मैं महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि जो आपने आदर्श माने हैं, तथागत बुद्ध या बाबा साहेब आम्बेडकर या ज्योतिबा फुले या सावित्रीबाई फुले, उसी तरह से महाप्रजापति गौतमी भी है, यशोधरा भी है, हमारे नायक नायिकाएं जो है, इनको महापुरुष ना बोले, इनको महामानव बोले, क्योंकि ये स्त्रीत्व और पुरुषत्व से ऊपर उठ चुके हैं और इन्होंने हमें समानता का संदेश दिया है। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया है कि स्त्री के लिए अलग होना चाहिए या पुरुष के लिए। जैसे ज्योतिबा फुले का भी कार्य हम देखते हैं, लड़कियों के लिए स्कूल चालू किए हैं, लेकिन उनके अन्य जो कार्य रहे हैं वो सबके लिए कॉमन रहे हैं। तो और जो कन्फ्यूज़न है, बहुत सारा कन्फ्यूज़न है महिलाओं को, तो उन्होंने उन कन्फ्यूज़न को ज्ञान लेकर दूर करना चाहिए। अधिक से अधिक जो बाबा साहब का बताया हुआ धम्म है, जो सही धम्म है, उस धम्म को उन्होंने पढ़ना और समझना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत नए नए तरह के विचार आ रहे हैं जिससे कि कन्फ्यूज़न बढ़ रहा है, उसको दूर करना चाहिए। अपनी सद विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके लिए बुद्ध ने बड़ा अच्छा एक सूत्र दिया है, केसमुत्ति सूत्र कहते हैं, जो कालामों को दिया हुआ उपदेश है, उसको अवश्य पढ़े, उसको समझे और अपने कन्फ्यूज़न्स को दूर करें। जब आप शंका से मुक्त हो जाएंगे तो बहुत रिलीफ महसूस करेंगे, आपको निर्णय लेने में सुविधा होगी। और दूसरी बात कि लड़कियों को आप मोटिवेट करें इस क्षेत्र में आने के लिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी चीवरधारी हो जाए, लेकिन आप किसी भी रूप में कार्य करें, धम्म के लिए कार्य करें। आप उपासिका रहकर कार्य करें या गृहस्थ रहकर, हाँ, सामनेरी अगर बनते हैं, लेकिन हर जगह आप भेजेंगे तो आप ये देख ले, तय कर ले कि वहाँ पर सिलेबस क्या होता है, क्या पढ़ाया जाता है, क्या वहाँ पर सही चीज़ें पढ़ाई जाती है। और यदि आपको लगता है कि सही चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती है, क्योंकि बहुत सारी ऐसे बातें होते हैं जिसमें कि हमेशा की तरह परंपरा से लड़कियों को सेकेंडरी रखा जाता है, ऐसा ही अगर सिलेबस है तो वहाँ पर आपकी लड़की को भेजकर क्या फ़ायदा। आपकी लड़की को पंख मिलने चाहिए उड़ने के लिए, ऐसे शिक्षा केंद्रों में भेजिए, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे धम्मा के इंस्टीट्यूट हो। वहाँ पर आपको ये ना बोले कि लड़के चीवर में बैठ सकते, आप कब सफ़ेद वस्त्र पहनो और सेवा कार्य करो। सेवा कार्य तो हमेशा से करती रही है लड़कियाँ, लेकिन उसको ज्ञान लेकर उड़ने के लिए सिखाओ, उसको मोटिवेट करो। खतरा तो हर जगह होता है, खतरा कहाँ नहीं है, हमारे अपने घर में भी खतरा है। मृत्यु तो कहीं भी आती है, खतरे कहीं भी आते हैं। खतरे के डर से लड़कियों को घर में बंद करके मत रखो। बहुत अच्छा संदेश यहाँ पर भिक्षुनी इन्होंने दिया है। और इनका ये मानना है कि समाज के अंदर जो संरचना है
जिसमें एक पुरुषत्व की और स्त्रीत्व की जो मानसिकता है और जिसके तहत लगातार जो है एक दूसरे के साथ असमानता का व्यवहार होता है, उसके खिलाफ उन्होंने जंग छेड़ी है। मैं यही कहूँगी, आपको लग रहा होगा कि ये जो भिक्षुणी संघ है और उसको लेकर आप जंग कह रहे हैं, तो मैं जंग ये कह रही हूँ क्योंकि ये विचारों की जंग है और विचारों के अंदर विचारों को ताकतवर और मजबूत बनाने का इन्होंने ठाना है और इसी को लेकर प्रजापति गौतमी एजुकेशन फाउंडेशन जो है लगातार काम कर रहा है। अगर आपके आसपास आप चाहते हैं इनसे संपर्क करना तो हम इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको ज़रूर देंगे और आप ज़रूर, अगर आप महिला हैं तो ज़रूर इस संगठन से जुड़िए और एक बार श्रामण और श्रामणेरी होकर अपने जीवन को व्यतीत करके देखिए, एक बार नियमों में बंद कर देखिए, एक बार धम्म को समझ कर देखिए। इस संदर्भ में आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।